आज बलबीर दत्त जी की पुस्तक भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र के लोकार्पण के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित परम आदरणीय माननीय इंदर सिंह नामधारी जी, यहाँ उपस्थित माननीय हरिवंश जी, माननीय बलबीर दत्त जी, आदरणीय विनोद कुमार जी, आदरणीय पीयूष जी और इस सभागार में उपस्थित शहर के सभी प्रबुद्ध और सभी गुणीजनों को, मीडिया बंधुओं को, पत्रकार और साहित्यकार बंधुओं को मेरा नमस्कार, जोहार। मैं सबसे पहले बलबीर दत्त जी को हार्दिक बधाई और शुभकामना देती हूँ कि जिस तरह से लगातार वह इस विषय पर पुस्तकें लिखते रहे हैं और इतने महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं उससे हमें रूबरू कराते रहे हैं। बलबीर दत्त जी इतने वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार हैं कि उनकी कृति पर समीक्षा या आलोचना करने की हिमाकत तो मैं नहीं कर सकती, बस कुछ बातें ही कह सकती हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है कि विभाजन का जो दर्द है, जो नॉस्टैल्जिया है, जिसके बारे में विनोद जी ने भी कहा, वो कई साहित्यकार, कवि और जो भी कहानीकार हैं, फिल्मकार हैं, उनकी कृतियों में भी झलकती है। आप अगर गुलजार जी की बात करें तो उनकी हर कविता में, हर गजल में साझा चूल्हा और सरहद और इस तरह की बातें आप देखेंगे कि घूम घूम कर आया करती है। गौतम घोष बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, नेशनल अवार्ड विनर, उनकी फिल्मों में भी आप देखेंगे कि वही पार्टीशन का दर्द और किसी न किसी रूप में वो अपनी बातों को कहते हैं। ऋतिक घटक जी, जिनकी फिल्म मेघे ढाका तारा, जो दुनिया के सभी विख्यात जहाँ भी फिल्म की पढ़ाई होती है उन संस्थानों में उस फिल्म को दिखाया जाता है, वो भी विभाजन की त्रासदी उसमें भी कहीं ना कहीं आती है। तो ये चूंकि हमारे बलबीर दत्त जी गंभीर लेखक हैं, तो वो कविता कहानी में नहीं लेकिन किसी भी रूप में उन चीज़ों को बार बार लाते हैं और पड़ताल करते हैं। वो ढूंढते रहते हैं कि आखिर किस वजह से देश का विभाजन हुआ। ये दर्द किसी न किसी रूप में उसमें निश्चित रूप से दिखाई देती है और इस बार जो विषय उन्होंने चुना है वो बिल्कुल ही अछूता विषय है। उन्होंने ये पड़ताल की है कि आखिर इस षड्यंत्र के पीछे कौन था। क्या जिन्ना जी सिर्फ मुखौटा थे और इसके नेपथ्य में कोई और था? मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कहना चाहते हैं कि अंग्रेजों की ही इसमें भूमिका थी, जो डिवाइड एंड रूल पर काम करते रहे हैं। पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल के भी जब विभाजन की बात आती है तो सोहरावर्दी का नाम आता है कि सोहरावर्दी ही इसके पीछे थे। उनकी महत्वाकांक्षा थी, जिन्ना की महत्वाकांक्षा भी थी। तो ये महत्वाकांक्षाएं जो थी राजनीतिक लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए, कहीं ना कहीं वो तमाम बातें भी विभाजन के लिए जिम्मेदार है, जिसे हम आज भी किसी न किसी रूप में भुगत रहे हैं। वो जो पीढ़ी थी, वह पीढ़ी जिस तरह से अपने नदी नालों, मोहल्लों और जंगल और उन लोकेल के बारे में जिस तरह से पीड़ा का अनुभव आज भी करती है, मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी शायद उसमें वो दर्द नहीं है। क्योंकि आज की पीढ़ी आप देखिए, नौकरी के लिए कब गांव छूट जाता है, कब अपने किस शहर में आते हैं जहाँ पापा नौकरी करते हैं, फिर वो खुद कहीं चले जाते हैं, कभी दिल्ली, मुंबई, कभी विदेश। तो उनके लिए वो शायद ना समझ पाए कि वो क्या दर्द था जो अपने मोहल्ले के लोगों के प्रति उस समय के लोगों का था। तो वो इधर के हम उन चीजों को खोते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि उन चीजों को बरकरार रखने की जिम्मेदारी शायद इस पीढ़ी को ही है, जो ये बार बार निभा रहे हैं। अब फिर एक किताब वो लिख रहे हैं। अभी हाल में मुझे एक पार्लियामेंट के कमेटी टूर में मैं गई थी, तो बाघा बॉर्डर जाने का अवसर मिला। तो बाघा बॉर्डर में एक पैरेड था, एक शो था स्पेशल, मैं उसमें बैठी तो मैंने देखा कि कुछ समय के लिए शाम को आधे घंटे के लिए गेट खुला विभाजन पर। पाकिस्तान और भारत दोनों ने अपने अपने गेट खोल दिए। उधर पाकिस्तानी थे, इधर हम हिंदुस्तानी थे। यहाँ देशभक्ति गीत गूंज रहे थे, यहाँ की आवाज वहां जा रही थी, वहां की आवाज इधर भी आ रही थी। कुछ चिड़िया थी जो उड़कर उधर जा रही थी, कुछ इधर भी आ रही थी। बड़ा सा पेड़ था, दो पेड़ थे दोनों तरफ, मैंने देखा उनकी शाखाएं भी इधर भी झुकी हुई थी, उधर भी थी। सिर्फ हम ही लोग थे जो ना इधर जा सकते थे ना उधर आ सकते थे बिना परमिशन के। तो ये दर्द जो है वो हमेशा दिखाई देता है उस पीढ़ी में ज्यादा।
जिन्होंने उस दर्द को झेला। मैंने बांग्लादेश पर लिखा उस दर्द को, और मैंने भी उसे महसूस किया कि उस समय क्या होता था। आपने देखा होगा कि जहां वहां पर धर्म के नाम पर जब भारत का विभाजन हुआ था तो हमें ऐसा लगा था कि अब पाकिस्तान में शांति होगी। आपने देखा कि पाकिस्तान भौगोलिक रूप से दो भागों में बटा हुआ था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, और बीच में भारत का हिस्सा था, जिसके बारे में आपने जिक्र किया कि वो द्वीप इसीलिए नहीं दिया गया था। वो चाहते थे कि दोनों के बीच एक लिंक हो, लेकिन वो लिंक नहीं था। लेकिन दोनों माने पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों की भाषा अलग थी। पूर्वी पाकिस्तानी बांग्ला भाषा बोलते थे और पश्चिमी पाकिस्तानी उर्दू। तो भाषा अलग थी और संस्कृति अलग थी। आपको पता होगा कि पूर्वी पाकिस्तान में उस समय जितना रविंद्रनाथ को लोग पसंद करते थे, उसी तरह से हमारे पश्चिम बंगाल में जो भारत में है, यहाँ पर काजी नजरुल इस्लाम को लोग आज भी पसंद करते हैं। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसा नहीं होता जहाँ पर कि काजी नजरुल इस्लाम का श्यामा संगीत नहीं गाया जाता या नजरुल गीति नहीं गाया जाता। वो काली भक्त थे, वो मुस्लिम थे लेकिन काली भक्त थे, और काली माँ पर जितने भी श्रेष्ठ गाने अब तक गाए गए, लिखे गए, उनमें काजी नजरुल इस्लाम का नाम बहुत ऊपर है। तो वहां आपको पता होगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला अमी तुम्हें भालोबाशी, ये रविंद्रनाथ का लिखा हुआ है। तो वो पहले से ही चला आ रहा था। तो इसलिए विभाजन का दर्द जो है दोनों तरफ वो अभी तक है, और शायद कलाकार, साहित्यकार और जो भी कवि हैं, यही लोग विभाजन के दर्द को समझ सकते हैं और वही लोग इस दूरी को भी पाट सकते हैं। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि धर्म के नाम पर अलग हुआ प्रांत आपस में ही नहीं रह पाए। आपको पता होगा पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, इसीलिए विभाजन हुआ। लेकिन जब पूर्वी पाकिस्तानियों ने देखा कि उनके साथ धर्म के नाम पर संस्कृति और भाषा को लेकर बहुत ज्यादा अन्याय अत्याचार हो रहा है, पश्चिमी पाकिस्तानी शासक उनको एक उपनिवेश बनाकर रख दिए हैं, हर तरह से उनका शोषण हो रहा है, तो मुजीबुर रहमान ने फिर आवाज उठाई। और जो बांग्लादेश अलग हुआ उसके पहले 30 लाख लोग मारे गए थे उस युद्ध में। आपने कहा कि पाकिस्तान विभाजन में 10 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन बांग्लादेश अलग होने के पहले उन लोगों ने जो पाकिस्तान से अलग होने के लिए पूर्वी पाकिस्तान ने जो लड़ाई लड़ी, उसमें 30 लाख लोग मारे गए थे, और इंदिरा गांधी जी ने भारतीय फौज को भेजकर उन्होंने मदद की, तब जाकर एक नया राष्ट्र बना। नहीं तो फिर ये भी मतलब धर्म के नाम पर अगर आप कहते हैं कि अलग राष्ट्र बने, तो धर्म महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होती है संस्कृति, महत्वपूर्ण होती है भाषा। अभी जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, इसकी घोषणा हुई है भारत सरकार द्वारा 14 अगस्त को। आप सभी जानते हैं कि 14 अगस्त पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, हम 15 अगस्त को मनाते हैं। तो 14 अगस्त ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा हुई है। इसका जिक्र बलबीर दत्त जी की किताब में भी है और उन्होंने कहा भी। तो इसके दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक उद्देश्य हो सकता है कि विभाजन की त्रासदी को याद करके उससे बचने, उसे न दोहराने का संकल्प लेना, जैसा कि जापान में होता है। आप लोग जानते ही होंगे कि 6 अगस्त को जापान में हिरोशिमा और नागासाकी की दुर्घटना को याद करते हुए पीस डे मनाया जाता है, और दुनिया भर के पीस लवर वहां पर पहुंचते हैं और वो लोग ये कोशिश करते हैं, ये संकल्प लेते हैं कि दोबारा इस दुनिया में कहीं भी परमाणु बम या हाइड्रोजन बम न गिराया जाए, ताकि कई पीढ़ियां उस बम से प्रभावित हो। तो अगर ये इस उद्देश्य से किया जा रहा है तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है। लेकिन अगर ये विभाजन के खून खराबे को याद करने के लिए और लोगों के मन में फिर से वही कटुता भरने के उद्देश्य से हो, तो ये इससे स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों हमने संसद में देखा कि किस तरह से धर्म और संप्रदाय के नाम पर एक सांसद ने किसी दूसरे सांसद को गालियां दी, उनको अपमानजनक शब्द कहे, असंवैधानिक बातें कही। तो मुझे लगता है कि इस दिवस का हमें इस्तेमाल शांति के लिए करना चाहिए, न कि अशांति फैलाने के लिए। मुझे लगता है कि बलबीर दत्त जी भी चाहते हैं कि हम लोग फिर से मिलजुल कर रहे और शांति का पैगाम देने के लिए ही इस तरह का साहित्य लेखन अनवरत कर रहे हैं। मैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामना देती हूँ, और ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबको नमस्कार।